हेलो दोस्तों। तो दोस्तों हो जाइए तैयार विरासत की इस जंग में, हो जाइए तैयार विरासत की इस जंग में। मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश हो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश हो। टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, हमें ऐसे शीशे की तलाश हो जो पत्थर को तोड़ दे। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल हमें ऐसा ही करना है, हमें इस टाइप से ही, इस प्रकार ही पढ़ना है कि बिल्कुल हमें बिल्कुल पत्थर को भी टूट जाए, ऐसे शीशे की तलाश हो। तो हमें कुछ ऐसा ही शीशा बनना है जो पत्थर को तोड़ दे, मतलब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना है। तो इसी सोच को लेते हुए आज की जो वीडियो है दोस्तों, आज की वीडियो में हम 12th फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। जी हाँ दोस्तों, ओम का नियम। और फिर इस ओम के नियम की हम व्युत्पत्ति करेंगे, ओम के नियम की हम स्थापना करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम की व्युत्पत्ति जो है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आपको आ रहा है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वेरी आईएमपी ना इसको आप कर लीजिए, और वेरी आईएमपी करके आप इसको अच्छे से समझिए। ओके, चलो तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ये ओम का नियम होता क्या है? तो ओम का नियम जो था वो ओम महोदय ने दिया था, और ये जो नियम है आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो आपको आता ही होगा, ये तो आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जो ओम का नियम है, ओम का नियम है, यह हमें प्रतिरोध, धारा या विभव के बारे में बताता है। किसके बारे में? प्रतिरोध, धारा या विभव के बारे में हमें बताता है। कौन? ओम का नियम। क्या बताता है उसको समझो। तो दोस्तों ये जो ओम का नियम है, ये ओम का नियम कहता है यदि किसी चालक, कोई भी हमारे पास चालक है, जैसे मान के चलो ये हमारे पास एक चालक है, ये हमारे पास एक चालक है, ठीक है। तो ओम का नियम कहता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में, जैसे मान के चलो ये चालक है, यदि इस चालक की हम भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करें, मतलब ऊष्मा चालकता, विद्युत चालकता, घनत्व जो होते हैं ये भौतिक गुण होते हैं। कौन से गुण होते हैं? भौतिक गुण होते हैं। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था या भौतिक गुण, ठीक है, इनमें कोई भी परिवर्तन ना करें, कोई भी परिवर्तन ना करें, तो ये जो नियम है वो कहता है यदि इस चालक के सिरों के मध्य, ये जो चालक है, यदि इस चालक के सिरों के मध्य आप क्या लगाओगे? विभवांतर लगाओगे। क्या लगाओगे? विभवांतर, मतलब आप वोल्टेज लगाओगे। ये लगा दिया हमने वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज होगा भाई साहब, ये वोल्टेज होगा इस चालक में जो धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी उसके कैसा होगा? समानुपाती होगा। क्योंकि आपने देखो यहाँ पर बैटरी लगाई है, बैटरी लगाई है तो सिंपल सी बात है कि इसमें धारा प्रवाहित होगी, इस चालक में धारा प्रवाहित होगी। तो वो धारा होगी ना भाई साहब, वो धारा इस भी के कैसी होगी? समानुपाती होगी। मतलब कहने का ये है, मतलब कहने का आपसे बिल्कुल इतना सा है कि यदि आपका जो भी है वो भी बढ़ेगा तो जो धारा है इस धारा की वैल्यू भी बढ़ेगी, और जो आपका भी है मतलब बैटरी का जो विभव है वो कम होगा, तो यहाँ से जो धारा है इस धारा का मान भी कम होगा, ठीक है। तो ये नियम बस इतना सा कहता है यदि इस चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, तो इस चालक के सिरों के मध्य जो लगाया गया विभवांतर होता है वो इस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है। बस इतना सा है ये जो नियम है वो कहता है। तो ये ओम का नियम हो गया, ठीक है। अब इस नियम के अनुसार इसने क्या बोला कि जो विभवांतर है धारा के समानुपाती होता है, ऐसे ही बोला इसने, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यदि भी विभवांतर भी और धारा क्या हो? आई हो, ठीक है, तब ओम नियम अनुसार, ओम नियम अनुसार, ओम नियम अनुसार या ओम नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भी समानुपाती आई, यही हो जाएगा। अब आपको पता है समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, तो भैया यहाँ पर जो नियतांक आता है वो आता है आर, ठीक है। क्या आता है? आर, ठीक है। और ये आपका रहा आई, ठीक है। तो आपका ये जो है ना आर, यहाँ पर लिख देंगे जहाँ आर एक नियतांक है, आर एक नियतांक
नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। बस अब ये प्रतिरोध क्या होता है तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लो। तो मेरे भाई, जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। जैसे हमने देखा है रोडों पर क्या रखे रहते हैं, ब्रेकर बने रहते हैं। रोड पे क्या बना रहता है, ब्रेकर बना रहता है। ब्रेकर क्यों बना रहता है, क्योंकि जो वाहन आते हैं उन वाहन की गति को मंद करने के लिए, जो वाहन होते हैं उनकी गति को मंद करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ब्रेकर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ब्रेकर बनाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों धारा की गति को कम करने के लिए, धारा को कम करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, प्रतिरोध लगा देते हैं। तो प्रतिरोध के बारे में अगर कोई पूछे तो क्या है प्रतिरोध, जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। और प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं, आर से। किससे व्यक्त करते हैं, आर से। तो यहाँ पर ओम का नियम देखो किसके बारे में बताता है, ओम का नियम ये बता रहा है, ओम का नियम ये बता रहा है कि यदि भी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, भी कम होगा तो आई कम होगा। ठीक है, चलो यहाँ से इसने बताया है कि यदि भी बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, भी बढ़ रहा है तो आई भी बढ़ेगा, और आई के साथ कौन बढ़ेगा, आर भी बढ़ेगा। कौन बढ़ेगा, आर भी बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा इसने बताया है। तो यहाँ से आर का अगर हम सूत्र बनाएं तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी अपॉन भी आर का निकालेंगे तो आई बटे में चला जाएगा, तो भी अपॉन क्या निकल जाएगा, आई। तो यहाँ से हम प्रतिरोध का सूत्र भी बना सकते हैं। तो प्रतिरोध विभवांतर और ये क्या है, धारा। विभवांतर और धारा के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये दोस्तों आपका ओम का नियम है। ओम का नियम ये बताता है कि जो विभवांतर और धारा का अनुपात बनता है उसे हम प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, और धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे प्रतिरोध बोलते हैं। दो परिभाषाएं इसकी हो गई। तो ये भाई साहब आपका ओम का नियम है। ठीक है, ये परिभाषा लिख लेना और ओम के नियम अनुसार ये चीज़ लिख देना, आपका ओम का नियम क्लियर हो चुका है। कोई दिक्कत है, चलो अब ओम का नियम हमारा कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, जो ओम का नियम है इसकी व्युत्पत्ति करना है। मतलब जो आर बराबर भी अपॉन आई आया है इसको हमें प्रूव करना है। इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो हम इसको प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे उसको समझो एक एक चीज़। ठीक है, चलो। और वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों अब आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दो ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है, ओम के नियम की व्युत्पत्ति। मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ, ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ये आप हेडिंग में डाल लो और अब हम ओम के नियम की व्युत्पत्ति कर रहे हैं। तो दोस्तों ओम के नियम की व्युत्पत्ति करना है तो ओम हमें क्या बताता है, धारा, विभव और प्रतिरोध। मतलब ऐसा कहें कि धारा, विभवांतर और प्रतिरोध के बारे में बताता है, और वो भी किसी चालक के प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध और धारा और विभवांतर के बारे में बताता है। तो हमें चालक की तो आवश्यकता होगी ही। ठीक है, चालक की आवश्यकता होगी कि नहीं, बोलो, होगी ना। ठीक है, बिल्कुल ओम का नियम है तो चालक जरूर होगा। तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने मान लिया, माना स्मॉल एल, माना स्मॉल एल, यहाँ पर ये हमने ले लिया स्मॉल एल। तो हमने ये मान लिया, माना स्मॉल एल लंबाई का हमारे पास एक चालक तार है या फिर चालक है। ठीक है, इस चालक का मान लिया कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है। क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है, मोटाई जो होती है उस मोटाई को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो मान लिया ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका क्या है, ए है। ठीक है, इतना कर लिया। अब हम दोस्तों क्या कर रहे हैं ये बताओ, इस चालक है तो चालक में इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी चालक जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते ही है, क्योंकि उस चालक में इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा का प्रवाह होता है। तो चालक में चालक है तो चालक का इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें कोई चालक हैं, सॉरी इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो अब ये यहाँ से मैं कितने इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ, तो मान लेता हूँ कि जो चालक है इसका एकांक आयतन में, कितने आयतन में, एकांक आयतन में, क्योंकि एकांक से जो है ना अक्सर हम चीज़ें निकाला करते हैं। तो एकांक का मतलब जानते हो, जैसे मान के चलो ये जो चालक है कितने का है, जैसे मान के चलो ये जो चालक है ये 50 मीटर का है। कितने मीटर का है, 50 मीटर क्यूब का है, 50 मीटर क्यूब का है, 50 मीटर का है। ठीक है, या फिर 50
मीटर क्यू मान लो, क्योंकि आयतन का मात्रक क्यू होता है, मीटर क्यू होता है, इसलिए मैं मीटर क्यू लिख रहा हूँ। तो मान लेता हूँ जो चालक है ये 50 मीटर क्यू आयतन का है। तो इस 50 मीटर क्यू आयतन में से हमने बोला एकांक आयतन में, एकांक आयतन का मतलब होता है 1 मीटर क्यू आयतन में, 1 मीटर क्यू आयतन में, समझ रहे हैं ना। तो ये चालक है, चालक में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो मैंने मान लिया कि जो चालक है इस चालक के एकांक आयतन में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या n होगी। क्या होगी? n है, ये मान लिया मैंने। अब कितने भी हों, 10 हों, 20 हों, 50 हों, वो n की वैल्यू होगी, ठीक है। तो एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या मान लिया मैंने? n मान लिया। अब एक बात और याद रखना, आप ये जानते हो जब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक औसत गति से औसत वेग से गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक औसत वेग से गति करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं उन इलेक्ट्रॉन की गति को हम कौन सा वेग बोलते हैं? अनुगमन वेग बोलते हैं। मैं जानता हूँ, मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप भी जानते हो कि इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है उस वेग को हम कौन सा वेग बोलते हैं? अनुगमन वेग बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ गति भी कर रहे होंगे, तो उन गति को हम क्या बोलेंगे? अनुगमन वेग, जिसको हम किससे व्यक्त करेंगे? Vd से व्यक्त करेंगे। कैसे व्यक्त करेंगे? Vd से। अब मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने क्या किया, ये जो चालक है इस चालक के मध्य मैंने भी विभवांतर लगा दिया। तो इस चालक में जो धारा है वो I धारा प्रवाहित होने लगी। तो आपको पता है पॉजिटिव सिरे से धारा का प्रवाह होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गति जो होगी वो ये होगी, है ना, क्योंकि धारा की जो गति है वो आपकी प्लस से माइनस की ओर होती है ना। तो प्लस से माइनस की ओर, तो यहाँ से यहाँ धारा और यहाँ से यहाँ कौन? इलेक्ट्रॉन की गति होगी, ठीक है। तो इतना समझ गए ना। तो आप ये थ्योरी जो आपको दिख रही है ये लिख लेना, ठीक है। माना किसी चालक तार की जो लंबाई है वो क्या है? L है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? A है, ठीक है। तथा इस चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने क्या मान लिया? n मान लिया। क्या मान लिया? n मान लिया। इतना याद रखना, ठीक है। तथा इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होगा वो अनुगमन वेग होगा। तो मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वो Vd है। अब मैंने क्या किया है, इस चालक के मध्य क्या लगाया? एक बैटरी लगाया, विभवांतर लगाया, तो इसमें धारा I प्रवाहित होने लगी, ठीक है। इतना आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ इस चीज़ को, और मैं ये चीज़ इसमें यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि देखो अब चालक में विभवांतर लगा रहे हैं तो धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, ठीक है। धारा इसमें प्रवाहित हो रही है तो इसके अंदर क्या होगा? एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित होती है उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जहाँ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ चालक के जो प्रत्येक बिंदु है, प्रत्येक बिंदु पर धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। तो मैं चालक के जो बिंदु हैं, जैसे ये बिंदु है, एक यहाँ है, प्रत्येक बिंदु पूरे चालक में धारा का प्रवाह होगा कि नहीं? बोलो होगा, होगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चालक के, अब देखो, अब चालक के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, चालक के प्रत्येक बिंदु पर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि पूरे चालक में धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो चालक के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो देखो आपको बता देता हूँ, जो विभवांतर जब दिया हो और चालक की कुछ लंबाई दी हो, है ना, तब आपका जो विद्युत क्षेत्र होता है इसका सूत्र बनता है V/L। V/L अपना समझ में आपको आया? इसको आप समीकरण चाहे तो 1 दे सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आपको समीकरण नंबर 1 देना है तो दे सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो क्या है? E- है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। कौन सा होता है? ऋणात्मक होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आगे मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ आपको, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो, तब देखो आपको पता है विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश होता है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, यदि विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा होता है तो उस आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगता है, तो मैं यही बता रहा हूँ, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है? E है, तब विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा? लगने वाला बल। आपको पता है ये क्या होता है? F बराबर क्यू ई होता है, यही होता है ना, क्यू ई। क्यू क्या होता है? आवेश, और ई क्या होता है? विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और F क्या होता है? बल। तो लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो क्यू आवेश, हमारे पास क्यू तो है नहीं, यहाँ पर क्यू तो है नहीं, हमारे पास आवेश इलेक्ट्रॉन का है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश हमने क्या माना है? ई माना है। क्या माना है? ई माना है, ठीक है। तो ये ई हो जाएगा, और ये विद्युत क्षेत्र वाला ई, तो ये कैपिटल ई, ये विद्युत क्षेत्र वाला ई है, और ये आवेश है, ठीक है। तो यहाँ से आप ई का मान रख दो, ई का मान रख देंगे तो यहाँ से F बराबर ई, और ई का कैपिटल ई का मान क्या है? V अपॉन एल, तो ये V अपॉन एल। इसको आप दे देना समीकरण नंबर 2, इसको आप समीकरण नंबर 2 दे सकते हो, समीकरण नंबर 2। तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन पर आवेश लग गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश यदि ई है तो विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला जो है ना वो बल है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे ये बल लगेगा, ठीक है, ये बल लगेगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया? एक बल लगा लिया, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला ये बल है, ठीक है। अब हम बल निकाल चुके। अब देखो आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू गति कर रहे हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र यहाँ पर लगा हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण ये क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन की गति क्या है? इलेक्ट्रॉन की गति है यहाँ पॉजिटिव की ओर। कहाँ की ओर? पॉजिटिव की ओर, प्लस की ओर, धनायन की ओर है इलेक्ट्रॉन की गति, धनायन की ओर गति है। अब जब गति करेंगे तो वेग आएगा, क्या आएगा? वेग। और आपको ये भी पता है कि जो वेग होता है उस वेग के कारण त्वरण उत्पन्न हो जाता है। वेग के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है? एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, इतना तो जानते हो। वेग के कारण क्या उत्पन्न होता है? एक त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं यदि इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न त्वरण ए है तब। यहाँ पर आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ इसको, थोड़ा सा, हाँ ठीक है, हो गया। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, मैंने ये माना है कि यदि इलेक्ट्रॉनों का जो त्वरण, देखो गति करेंगे तो क्या आएगा? एक त्वरण आएगा, ठीक है। तो यदि इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न त्वरण क्या है? ए है। क्या है? ए है। इतना समझ गए? तो ए है, तो आपको पता है त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर क्या होता है ये तो आपको जानते ही हो, ठीक है। ये क्या होता है? बल अपॉन द्रव्यमान। बल अपॉन द्रव्यमान, तो बल क्या होगा? F, और द्रव्यमान मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनों का क्या है? m। ये होता है। यदि इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण ए है तब ए का सूत्र क्या होता है? F अपॉन m होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ से आप क्या करो, समीकरण 2 से F का मान रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो समीकरण 2 से F का मान रखने पर रख देंगे तो ये A इज इक्वल टू F का मान रख दो, क्या है? ई भी अपॉन एल है, तो F की जगह हमने लग दिया ई भी अपॉन एल, और अपॉन में क्या है? m है। इतना आप समझ गए, ठीक है। तो ये हमारा त्वरण आ चुका है, A इज इक्वल टू ई भी अपॉन एल एम, ठीक है। ये ई भी अपॉन क्या आ गया? एल एम। ऐप का मान रख दिया, ये जो ऐप था इस ऐप का मान हमने यहाँ रख दिया, तो ई भी अपॉन एल एम आ गया, जो आपकी किसकी वैल्यू आ गई है? त्वरण की वैल्यू आ गई है। इसको आप देना समीकरण नंबर 3। क्योंकि हम ओम की नियम की व्युत्पत्ति कर रहे हैं तो थोड़ा कुछ हमें करना ही पड़ेगा हमें। तो दोस्तों ये चीज़ आप समझ गए हो, ये हमने क्या निकाल लिया? इलेक्ट्रॉन का क्या निकाल लिया? त्वरण। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर त्वरण आ चुका है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो गति के कारण इस इलेक्ट्रॉन में क्या आ गया है? एक त्वरण आ गया है। अब त्वरण आ गए तो इलेक्ट्रॉन तो गति कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन तो गति कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन गति कहाँ की ओर कर रहे हैं? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन धनावेश की ओर गति कर रहे हैं। देखो धनावेश ये है और इलेक्ट्रॉन की गति आपकी दिख रही है ये वाली है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो धनावेश की ओर गति कर रहे हैं। अब धनावेश की ओर गति कर रहे हैं तो यहाँ से जाएंगे और धनावेश से टकरा जाएंगे। बिल्कुल, धनावेश की ओर जब गति करेंगे तो धनावेश से तो टकराएंगे, धनावेश से टकराएंगे, सिंपल सी बात है, धनावेश से टकराएंगे। अब धनावेश से टकरा जाएंगे, धनावेश से टकरा जाएंगे और टकरा जाएंगे, जब धनावेश से टकराएंगे तो यहाँ पर जैसे मान के चलो
एक सेकंड, जैसे मान के चलो ये है धनावेश और ये है इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, और जो आपका धनावेश है वो तो स्थायी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आ रहा है, धनावेश स्थायी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन है धनावेश से इस टाइप से टकरा जाएगा। जब टकराएगा तो कुछ समय के लिए इस इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो हो जाएगा शून्य, क्योंकि जब धनावेश से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन का वेग जो है ना वो क्या जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कुछ समय के लिए इसका वेग शून्य हो जाएगा। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन में क्या उत्पन्न है, त्वरण। इस इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, त्वरण है। तो ये कुछ समय के लिए तो शून्य हो जाएगा इसका वेग, लेकिन फिर से त्वरण के कारण ये किसी दूसरे वेग से, नए वेग से स्टार्ट होगा और फिर से क्या करेगा, ये गति करेगा। फिर से आएगा, फिर से टकरा जाएगा, फिर से जाएगा, गति करेगा, फिर से आएगा, फिर से टकरा जाएगा। मतलब ऐसा इसमें होता रहेगा। तो ध्यान रखना कि ये त्वरित इलेक्ट्रॉन, अभी इसको मत ध्यान देना, ठीक है। ये त्वरित इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर, ये जो धातु है, धातु के अंदर धनायनों से लगातार टकराएंगे। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन धनायन की ओर जा रहे हैं, टकराएंगे, टकराते रहते हैं। किन्हीं दो, अब देखो कोई दो टक्करों, किन्हीं क्रमागत दो टक्करों के बीच का जो समय होगा उसे हम क्या बोलेंगे, श्रांति काल बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आया, इस धनायन से टकरा गया, फिर आया और फिर इससे टकरा गया। तो पहली टक्कर जो हुई थी उसका और दूसरी टक्कर हुई थी उसका, इन दोनों के मध्य कितना समय लगा है, वो समय श्रांति काल कहलाएगा। कौन सा काल कहलाएगा, श्रांति काल कहलाएगा। तो ये तो मैंने अलग से यहाँ पर एडवांस ये चीज़ आपको बता दी है, ठीक है, कि श्रांति काल क्या होता है। तो मैंने बता दिया है कि जब इलेक्ट्रॉन धनायन की ओर गति करता है तो धनायन से टकराता है और दो टक्करों के बीच का जो समय होता है उसे श्रांति काल कहते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो त्वरित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये रखना, त्वरित इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर धनायन से लगातार टकराते रहते हैं, बिल्कुल। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के जो बीच का समय होता है उसे हम बोलते हैं श्रांति काल। क्या बोलते हैं, श्रांति काल, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको कॉपी में मत लिखना, इस चीज़ को आप कॉपी में मत लिखना। ये मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, जिसको भी वो ले लो, और मैं इस चीज़ को हटा दे रहा हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। देखो धनायनों से प्रत्येक टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन, देखो धनायन से टक्कर करेगा और धनायन से टक्कर करेगा, तो टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन का जो वेग है कुछ समय के लिए शून्य हो जाएगा, हमें पता है शून्य हो जाता है, मतलब शून्य हो जाता है, ठीक है। किंतु त्वरित होने पर उसका वेग, किंतु इलेक्ट्रॉन में क्या उत्पन्न है, त्वरण उत्पन्न है, तो त्वरण के कारण वो त्वरित होगा फिर से इलेक्ट्रॉन, और त्वरित होने के कारण उसका जो वेग है फिर से क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो मान लेते हैं टक्कर के बाद जो वेग है वो क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य है, ठीक है, यही है ना शून्य, ठीक है। तो ये मान लेते हैं आपका कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेग है, जो आपका u वाला है, जो क्या है, शून्य है, और जो आपका v वाला है वो आपका v रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग निकालेंगे, ठीक है। तो आपका जो वेग होता है, अनुगमन वेग, वो औसत वेग ही होता है, औसत वेग ही होता है, ठीक है। तो औसत अनुगमन वेग, तो अनुगमन वेग क्या होता है आपका, vd होता है। क्या होता है, vd। तो ये जो vd है, इस vd औसत होता है जो कि, ठीक है। तो औसत हम कैसे निकाल लेते हैं, हमारे पास अभी कितने वेग हैं, दो हैं, एक u और एक आपका v। तो ये तो आपका शून्य है और ये आपका क्या है, v है। तो औसत वेग आपका क्या हो जाएगा, शून्य प्लस v, शून्य प्लस v, क्योंकि अनुगमन वेग एक औसत वेग होता है। कौन सा वेग होता है, औसत वेग होता है। तो औसत निकालने के लिए जितनी संख्याएं होती हैं उनको जोड़कर उन संख्याओं से भाग देते हैं। तो हमारे पास दो वेग हैं, एक u और एक v। तो ये दो वेग, दो से हम क्या करेंगे भाग, क्योंकि ये तो आपका शून्य है और ये भी है। तो यहाँ से जो आपका vd निकलेगा वो आ जाएगा आपका v/2, v/2। यहाँ से आपका जो किसकी वैल्यू निकाल ली आपने, vd की वैल्यू निकाल ली। एनी प्रॉब्लम। अब दोस्तों आप क्या करोगे, थोड़ा सा आप गति के समीकरण लगाओगे। कौन सा, गति का समीकरण। और गति का आप कौन सा समीकरण लगाओगे, प्रथम समीकरण। तो मैं इस चीज़ को हटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो आपका स्क्रीनशॉट इसका ले सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे, अब गति के प्रथम समीकरण से जो क्या होता है, v बराबर u प्लस at
यही होता है गति का प्रथम समीकरण। क्या होता है गति का प्रथम समीकरण सर? यही होता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। v बराबर u प्लस ए टी होता है, इतना ही है ना। चलो आगे बढ़ाता हूँ और चीज़ों को हम समझते हैं, ठीक है। चलो ओके, तो देखो यहाँ पर जो आपका v है अंतिम वेग है, जो तो है आपके पास। u कौन सा है? प्रारंभिक वेग। और ये प्रारंभिक वेग जो u है उसको शून्य मान लिया गया है। क्या मान लिया गया है? शून्य मान लिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा v इज इक्वल टू 0 प्लस ए। अब t समय है, समय है ना, और हमें यहाँ पर जो समय मिला है वो श्रांति काल वाला मिला है। कौन सा मिलाया है? श्रांति काल। अभी मैंने आपको समझाया था, हमें जो यहाँ पर समय मिला है वो कौन सा मिलाया है? श्रांति काल वाला समय, ठीक है। और एक बात याद रखना कि जो श्रांति काल होता है, इस श्रांति काल को हम टाउ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? टाउ से व्यक्त करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? टाउ है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास टाउ, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया? टाउ आ गया। तो ये v इज इक्वल टू आपके पास आ गया है u प्लस टाउ, u प्लस टाउ, ओके। u प्लस क्या आ गया आपके पास सर? टाउ आ गया। इतना आप समझ गए, इतना आप समझ गए। आप क्या करोगे यहाँ से? आप क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप थोड़ा सा इसको बढ़ाओगे। जो आपका a है, a की वैल्यू जो है वो आपने उठा के यहाँ रखनी है, ठीक है। तो लिख दो आप a का मान रखने पर, a का मान क्या है? ये है, ठीक है। तो रख दो, ये आपका v, ठीक है। a का मान क्या है? e भी। ये ध्यान रखना, ये जो है आपका वेग है, ये जो वेग वाला भी है, वेग वाला, और ये जो भी है वो विभव वाला, मतलब विभवांतर वाला भी है। ध्यान रखना, ये विभवांतर वाला भी है और ये वेग वाला भी चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये विभवांतर वाला है, ठीक है। और ये आपका आ गया है L, और ये M, और ये आपका आ गया है टाउ। ये आपका आ गया है टाउ, जो किसकी वैल्यू हो गई? v की वैल्यू निकल गई, ठीक है। और यहाँ से आपने vd बराबर क्या किया है? vd बराबर क्या किया है? v/2। इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर 4 रख सकते हो। क्या दे सकते हो? 3 ही हो गया था, 4। ये v वेग वाला है, तो और वेग वाले v की वैल्यू निकाल ली, उठा के रख दो हम यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पर लिख दो v का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 4 क्या है हमारा? vd बराबर v/2 है। एक सेकंड, vd बराबर v/2 है। तो ये आपका रहा vd, और ये v अपॉन में क्या है? 2। तो v का मान कितना है? v का मान क्या है? e। थोड़ा आप समझ के चलना इस चीज़ को, तब आप जाके समझ पाओगे, ठीक है। ये टाउ, और अपॉन में क्या है? 2 है। तो ये 2 को हम लिख देंगे आगे, 2 को हम लिख देंगे आगे। तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल चुकी है? ये हमारी vd की वैल्यू निकल चुकी है। अब हमारा जो आंसर है वो आने ही वाला है, बस ज़्यादा समय नहीं बचा है। अपना जो आंसर है वो बस आने ही वाला है, थोड़ा सा और आप वेट कर लीजिए, ठीक है। चलो ये चीज़ समझ गए। इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर 5 दे सकते हो, vd इज इक्वल टू हो गया। अब यहाँ से अगर आपने इस तरफ का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार इस तरफ का स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे देखो जगह की इसमें ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा सा ये संबंध है, ये बड़ा है ना, तो इसलिए मैं इस चीज़ को हटा दे रहा हूँ। आपने समझ लिया होगा ये चीज़, ठीक है। अब देखो, आपने पढ़ा है धारा और अनुगमन वेग में संबंध, तो लिख दोगे अब धारा व अनुगमन वेग में संबंध, धारा और अनुगमन वेग में संबंध, ये पढ़ा है क्या आपने? बिल्कुल। धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था I इज इक्वल टू NE AVD। ये धारा और अनुगमन वेग में संबंध था। कोई दिक्कत थी? नो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए सर। आपको यहाँ तक तो सर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आप क्या करोगे? जो आपने vd की वैल्यू यहाँ पर निकाली है वो vd की वैल्यू यहाँ रख दोगे, ठीक है। तो आप लिख दोगे vd का मान रखने पर, तो ये I, ये NE A, और ये vd की वैल्यू क्या है आपकी? EV टाउ, और ये आपका है 2L और ये M, 2L और ये M। इतना आप समझे? इतना आप समझ गए हो क्या?
चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझो और देखो, यहाँ पर आपका ई और यहाँ पर भी आपका ई है, तो ई और ई आपके पास कितना हो गया है, 2 हो चुका है। तो ये अपना हो जाएगा एन ई स्क्वायर, ई 2 हो गया, ए और ये आपके पास भी और ये आपके पास टाउ, ये आपके पास क्या आ गया सर, टाउ आ गया। इतना आप समझ गए, इतना आप समझ गए। या फिर आप थोड़ा सा इसको क्या करो, जो भी है इस भी को अलग कर लो, इस भी को अपन क्या करते हैं, अलग करते हैं, एन ई स्क्वायर और ये अपना ए और ये अपना टाउ हो गया, और जो भी है इसको हमने अलग कर लिया, और ये हमारा क्या है 2l और ये m, 2l और m। यहाँ पर आप समझना। अब तो यहाँ से दोस्तों आप यहाँ चेक कर सकते हो हमारा नियम क्या है, r इज इक्वल टू v अपॉन आई। ये है, देखो यहाँ हमारा v आ चुका है, यहाँ हमारा i आ चुका है, बट हमें क्या करना है, v के बटे में i को करना है, v के बटे में i को करना है। तो ये जो आपको चीज़ दिख रही है अलग से, इसमें से इसको आप ले जाओ इधर, ठीक है, इसको ले जाओ आप इधर और i को ले जाओ आप यहाँ पर। समझ में आपको आया, आई को आप यहाँ ले जाओ। देखो इसको ले गया मैं यहाँ पर, इसको ले आया यहाँ, ठीक है। जब इसको यहाँ लेके आया तो ये हमारा 2lm यहाँ पहुँच गया, ये आपका ये जो है इसके बटे में पहुँच गया, तो n ई स्क्वायर ए और ये टाउ यहाँ पहुँच गया। ये यहाँ पर ये बराबर में अपना क्या बचा था, v बचा था, और ये यहाँ आ गया तो v अपॉन आ गया i, तो v अपॉन तो i आ गया। अब हमें क्या चाहिए, r चाहिए। तो बस कुछ मत करो, ये सब इसको कांस्टेंट मान लो, इन सब को क्या कर लो, कांस्टेंट मान लो, और लिख दो जहाँ जहाँ r बराबर 2lm n ई स्क्वायर a और ये टाउ, बस। और ये क्या है, नियत, क्या है, नियतांक, नियतांक। इनको नियतांक मान लो और इसकी जगह आप क्या रख दो, r रख दो, क्योंकि ये r की वैल्यू ही है, और ये अपना आ जाएगा v अपॉन आई, जो हमारा क्या है, ओम का नियम है। क्या है सर, हमारा ओम का नियम है, और ये हमारा जो ओम का नियम है वो आपका प्रूव्ड हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने पूरी वीडियो में आपसे नहीं बोला कि वीडियो लाइक कीजिए, तो बस दोस्तों अब आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।